नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभंकर स्वाई, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, वो है ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन। डिप्रेशन के बारे में आप लोगों को पता है, जिसमें इंसान उदास रहता है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, लाइफ में कुछ चीज़ का इंटरेस्ट नहीं रहता, किसी चीज़ से खुशी नहीं मिलती, जो काम में कंसंट्रेशन होता है, फोकस रहता है, एनर्जी रहता है, हर चीज़ की कमी हो जाती है, इंसान बहुत डिप्रेस हो जाता है। और एक कंडीशन होता है ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन। ये ऐसा एक डिप्रेशन है जो बहुत ट्रीटमेंट के बाद इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, कुछ रिजल्ट नहीं आता है। बहुत लोग ऐसे परेशान होते हैं, होपलेस हो जाते हैं, हम हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमें सुसाइडल जो बात है उसे ही अपनाना है, ऐसे लोग सोचते हैं। तो इस वीडियो बनाने का मेरा एम यही है कि अगर आपका डिप्रेशन ठीक नहीं हो पा रहा है, ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट हो गया, तो उसके भी कुछ ऑप्शंस होते हैं, कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, कैसे प्रोसीड किया जाता है, इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये वीडियो बस एक एजुकेशनल वीडियो है, इंफॉर्मेशनल वीडियो है। इस वीडियो को देख के आप कोई भी दवाई अपने मन से स्टार्ट मत कीजिए। जो आपके साइकियाट्रिस्ट है, रेगुलर साइकियाट्रिस्ट है, उनका ही सलाह ले। वो जो दवाई दे रहे, जिस डोज में दे रहे, उसी हिसाब से ही ट्रीटमेंट कराए। और अगर कोई आपके फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स इससे परेशान है, तो उनके साथ शेयर करें, ये वीडियो को जरूर शेयर करें। डिप्रेशन को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं, लोगों के मन में बहुत सारी गलत फहमियाँ भी होती हैं। जैसे बहुत लोग, मतलब मैं सुना हूँ, बहुत लोग बोलते हैं कि बस अमीर लोगों को डिप्रेशन होता है। ऐसा नहीं है, अमीर गरीब से कुछ मतलब नहीं होता, डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। मैं देखा हूँ जो करोड़पति इंसान होते हैं उनको भी डिप्रेशन होता है, मैं देखा हूँ, उनको ट्रीट किया हूँ। और जो छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, इवन रिक्शा वाले हैं, उनको भी डिप्रेशन होता है, उनको भी मैं ट्रीट किया हूँ। और एक बात है कि लोग बोलते हैं कि बस प्रॉब्लम होने से ही डिप्रेशन होता है। ऑब्वियसली, मतलब ऐसा कुछ स्ट्रेस होता है बहुत केसेस में डिप्रेशन होने से पहले, कुछ फाइनेंशियल लॉस हो गया, किसी का डेथ हो गया, ट्रिगर कर सकता है डिप्रेशन। पर जरूरी नहीं है हर बार एक ट्रिगर हो। जो बॉलीवुड एक्टर है दीपिका पादुकोण, उनको जब डिप्रेशन हुआ, लोग बोलते हैं, मैं सुना हूँ कि उसके लाइफ में तो सब कुछ बढ़िया है, बहुत पैसे कमाती है, सब कुछ ठीक है, फिर उसे क्यों डिप्रेशन? तो डिप्रेशन एक ब्रेन न्यूरोकेमिकल चेंजेस की वजह से होता है। तो कभी कभार बिना कुछ स्ट्रेस के, बिना कुछ ट्रिगर के भी डिप्रेशन हो सकता है। और डिप्रेशन के जब आता है, डिप्रेशन जब होता है किसी इंसान को, फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड सर्किल में बहुत सारी बातें बोलेंगे आपको। जैसे कि लोग बोलेंगे तुम पॉजिटिव रहो, ठीक हो जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे कि तू मोटिवेशनल वीडियोस देखो, योगा करो। तो ऐसे वाला बहुत सारे एडवाइसेस दिया जाते हैं। दोस्त लोग बोलेंगे चलो नशा करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मिसकंसेप्शन है हमारे सोसाइटी में डिप्रेशन को लेके। और कुछ लोग बोलते हैं, यूजुअली फैमिली मेंबर्स अगर परेशान है, कोई इंसान डिप्रेशन है, उसको हेल्प नहीं करके बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि तू नाटक कर रहा है, तू काम चोरी कर रहा है, तुझे काम करने का मन नहीं है, इसलिए तू डिप्रेशन होने का नाटक कर रहा है। और कुछ लोग बोलते हैं तू सिंपैथी गेन करने के लिए ऐसा कर रहा है कि मेरा मन उदास है, मुझे कुछ करने की इच्छा नहीं हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्शन की वजह से लोग ट्रीटमेंट ठीक टाइम पे नहीं भी ले पाते हैं। और बहुत लोग ऐसा भी होता है कि सुसाइडल जो थॉट्स आते हैं, अपने जो क्लोज पर्सन्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड में किसी को अगर बोलेंगे कि मुझे सुसाइड करने की इच्छा हो रही है, तो उसे बहुत लोग लाइटली ले जाते हैं कि चलो ये तो ऐसा बोलता रहता है, कभी कुछ करता ही नहीं है। पर अगर कोई फैमिली मेंबर, फ्रेंड आपसे ये बोल रहा है कि मुझे सुसाइड करने की इच्छा हो रही है, तो एक बहुत सीरियस साइन होता है, उसे कभी भी लाइटली ना ले। जरूर उसे साइकियाट्रिस्ट के पास जल्दी से जल्दी लेके जाए। पहले कुछ चीजें आप लोगों को मैं बता दूं, न्यूरोबायोलॉजी ऑफ डिप्रेशन। जो डिप्रेशन होता है, एक्चुअली में दिमाग के अंदर क्या होता है, मतलब किन किन चीजों का रोल होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसे मल्टी फैक्टोरियल बोला जाता है। पहला आता है जेनेटिक्स। जैसे कि जीन में अगर कुछ परेशानी है, जीन में किस टाइप की परेशानी हो सकती है, एक होता है सेरोटोनिन, जिसे बोला जाता है 5-HT। 5-HT ट्रांसपोर्टर जीन्स होते हैं, उसमें अगर परेशानी है तो डिप्रेशन के रिस्क बढ़ जाते हैं। और बाकी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जिस जीन से बनते हैं, उसका अगर परेशानी हो तो डिप्रेशन का रिस्क बढ़ जाता है। जेनेटिक्स के अलावा आता है एपीजेनेटिक्स। एपीजेनेटिक्स क्या होता है, जैसे कि मतलब पास्ट में कुछ ट्रॉमा हुआ है, चाइल्डहुड ट्रॉमा की हिस्ट्री है, लाइफ में कुछ स्ट्रेस है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, मतलब एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या एक्टिव लाइफस्टाइल है, दिन भर बैठे रहते हैं या कुछ एक्टिविटी रहता है, एक्सरसाइज करते हैं। ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर होता है, ये भी अफेक्ट करता है, उसे एपिजेनेटिक्स बोला जाता है।
उसके अलावा रोल होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स का। न्यूरोट्रांसमीटर्स भी बहुत ही अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन है, डोपामिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, ग्लूटामेट है, गाबा है, एसिटिलकोलिन है। ये सभी का एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले के थ्रू डिप्रेशन का रिस्क बढ़ता है। और डिप्रेशन में ब्रेन के जो पार्ट्स हैं, दो पार्ट इंपॉर्टेंट है। वो होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, एक होता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम जो होता है ह्यूमन के जो इमोशंस होते हैं उसे कंट्रोल करता है, उसे रेगुलेट करता है। और जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ये हमारा थिंकिंग ब्रेन होता है, हमारा एग्जीक्यूटिव फंक्शन करता है और लिम्बिक सिस्टम को कंट्रोल कर। ये देखा गया है कि डिप्रेशन में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और जो लिम्बिक सिस्टम का जो कनेक्शन है वो ठीक नहीं होता, अल्टर्ड कनेक्टिविटी रहता है। और एक फैक्टर होता है डिप्रेशन में रोल रहता है, वो होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। मेरा एक प्रीवियस वीडियो है न्यूरोप्लास्टिसिटी के ऊपर, उसको आप जरूर देखिए, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। न्यूरोप्लास्टिसिटी ये होता है कि जो ब्रेन का जो कैपेसिटी होता है टू चेंज, अडप्ट, किसी भी लाइफ के सिचुएशन में, स्ट्रेस में अगर ब्रेन चेंज नहीं हो पा रहा है, अडप्ट नहीं हो पा रहा है, तो डिप्रेशन का रिस्क बढ़ जाता है। डिप्रेशन में न्यूरोप्लास्टिसिटी की कमी होती है, ब्रेन अच्छे से कोप नहीं कर पाता। और एक देखा गया है कि इन्फ्लामेशन का भी रोल होता है, जो प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस होते हैं वो डिप्रेशन में बढ़े हुए पाए। और एक रोल होता है एचपीए एक्सिस का। एचपीए एक्सिस होता है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस। उसकी अगर एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है तो स्ट्रेस होता है ज़्यादा, स्ट्रेस की वजह से एचपीए एक्सिस बढ़ जाता है, एक्टिविटी बढ़ जाती है। उसमें क्या होता है, कॉर्टिसोल की मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है। जब कॉर्टिसोल की मात्रा बहुत दिनों तक बॉडी में, शरीर में बढ़ा हुआ रहता है तो ब्रेन के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डैमेज होते हैं। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले होता है, तभी जाके इंसान का डिप्रेशन होता है या डिप्रेसिव एपिसोड होता है। जो डिप्रेशन होता है, लोगों को डिप्रेस पेशेंट आते हैं, उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? पहले मरीज आने के बाद उनका जो प्रॉपर हिस्ट्री लिया जाता है, चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड तक जो भी सिग्निफिकेंट हिस्ट्री है वो लिया जाता है। फिर जो स्ट्रेसफुल इवेंट है, उनके लाइफ में कुछ घटना है, इवेंट हुआ है, उसको असेस किया जाता है, कितना इम्पैक्ट किया है उस आदमी को, उस पर्सन को। हिस्ट्री लेने के बाद पूछा जाएगा कि आपके लाइफ में ये जो सिम्टम्स है डिप्रेशन है, क्या इम्पैक्ट है। आप अगर काम करते हैं, काम में कितना फर्क आया, पहले जैसे काम कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई में कितना इम्पैक्ट हुआ है। कॉग्निटिव इम्पैक्ट होता है, उसको असेस किया जाता है, दिमाग कैसा काम कर रहा है आपका, पहले जैसा काम कर रहा है कि नहीं कर। फिर आपसे पूछा जाएगा कि स्लीप कैसा है, भूख कैसा है, ये सब हिस्ट्री लिया जाएगा। फिर कुछ नशा आप करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, इस सब को असेस करने के बाद फिर कुछ जो जरूरी टेस्ट होते हैं, जैसे कि प्योर अगर इंसान वेजिटेरियन खाना खा रहा है तो विटामिन बी 12 की कमी हो सकती है, विटामिन D3 की कमी भी हो सकती है। ऐसे केसेस में ये सब टेस्ट किया जाएंगे। फिर थायराइड फंक्शन टेस्ट करा जाना बहुत ही जरूरी रहता है डिप्रेशन के डायग्नोसिस के लिए। फिर होते हैं जो रूटीन ब्लड टेस्ट होते हैं, किए जाएंगे। फिर इंसान से पूछा जाएगा कि आपकी जो बाकी कंडीशन है, कोमोर्बिड कंडीशन, जैसे कि बीपी का मेडिसिन खाते हैं, शुगर का मेडिसिन खाते हैं, डायबिटीज का मेडिसिन खाते हैं, तो ये सब जो प्रॉपर एक मेडिकल हिस्ट्री लिया जाता है। और ये भी है कि ओल्ड एज में अगर पहला फर्स्ट एपिसोड डिप्रेशन आ रहा है तो सीटी स्कैन या MRI स्कैन करना जरूरी रहता है। ओल्ड एज में फर्स्ट एपिसोड डिप्रेशन ट्यूमर की भी वजह से हो सकता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से भी हो सकता है, ऐसे बहुत ही ऑर्गेनिक सिंड्रोम्स भी होते हैं ओल्ड एज में। तो एक प्रॉपर हिस्ट्री लेने के बाद प्रोसीड किया जाता है कि कौन सा फर्स्ट मेडिसिन दिया जाए, क्योंकि कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। जैसे कि कुछ मेडिसिन ज़्यादा सीडेटिव होते हैं, नींद अच्छा आता है उसमें, तो जिसको इंसोम्निया का प्रॉब्लम है उस टाइप के मेडिसिन दिया जाएंगे। कुछ मेडिसिन में भूख कम होता है, कुछ मेडिसिन में भूख ज़्यादा होता है, कुछ मेडिसिन में वेट गेन ज़्यादा होता है, कुछ मेडिसिन में वेट गेन कम होता है। तो पेशेंट प्रोफाइल को देख के सारे मेडिसिन असेस किए जाते हैं और एक जो सबसे सूटेबल मेडिसिन है पेशेंट को स्टार्ट किए जाते हैं। बहुत सारे फैक्टर को एनालाइज करने के बाद एक मेडिसिन जो सूटेबल मेडिसिन है आपको स्टार्ट किए जाएंगे, जैसे कि सटलिन है, फ्लोक्सेटिन है, एसिटालोप्राम है, पैरोक्सेटिन है। तो ये सब मेडिसिन आइडियली स्टार्ट किए जाते हैं पहले। तो ये सब स्टार्ट करने के बाद आपको असेस किया जाएगा, 2-3 वीक्स में असेस किया जाता है तो आपका सिम्टम्स कितना कम हुआ है। अगर कम नहीं हुआ है तो डोज बढ़ा सकते हैं, अगर ठीक ठाक इम्प्रूवमेंट है तो उसी डोज में रखा जाता है। तो ये जो हो गया फर्स्ट लाइन मेडिसिन ऐसे होता है। उसके अलावा
जो बिहेवियरल चेंजेस आपको कुछ करने पड़ेंगे। एक होता है बिहेवियरल एक्टिवेशन। ये देखा गया है कि डिप्रेशन में बहुत लोग कुछ नहीं करते, बस बैठे रहेंगे दिन भर, कुछ करने की इच्छा नहीं होती। पहले जैसा काम करते थे, जैसे मतलब घर का काम या ऑफिस का काम, खुद का काम, कुछ भी नहीं करते। तो बिहेवियरल एक्टिवेशन में इंसान को बोला जाता है कि आप जो चीज़ें पहले करते थे उसको जीरो नहीं करके उसे 5-10 मिनट से स्टार्ट कीजिए। आप पहले साइकिल चलाते थे, आजकल टोटली साइकिल नहीं चलाते, तो आप रेगुलर साइकिल चलाइए, 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे 10 मिनट कीजिए। ऐसे वो उसका एक्टिविटी बढ़ता है, उसे एक बिहेवियरल एक्टिवेशन बोला जाता है। तो मेडिसिन का पार्ट है बिहेवियरल एक्टिवेशन का, ये रहा पार्ट। कुछ केसेस में एसएसआरआई मेडिसिन किसी को सूट नहीं करता, या कुछ केसेस में डॉक्टर एसएनआरआई ग्रुप के मेडिसिन इनिशियली भी स्टार्ट करते हैं, जैसे कि वेल्नाफेक्सिन है, डेसवेल्नाफेक्सिन है, डुलोक्सिटिन है, मिलनासिप्रान है, ये सब मेडिसिन हैं। और बाकी कुछ कैटेगरी के मेडिसिन होते हैं जो डिप्रेशन में दिए जाते हैं, जैसे कि मिटाजपिन है, विलाजोडोन है, अगोमेलाटिन है, भोटियोक्सेटिन है। तो ये सब ग्रुप के भी मेडिसिन दिए जाते हैं। तो डॉक्टर के प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, आपके जो कंडीशन है उस हिसाब से डॉक्टर सोच के आपको बेस्ट पॉसिबल मेडिसिन दे। तो क्या होता है, कुछ केसेस में 2-3 महीने मेडिसिन का डोज फुल्ली, मतलब जो सिग्निफिकेंट डोज, इफेक्टिव डोज होता है, वो देने के बाद भी पेशेंट की रिकवरी नहीं हो पाती है। इंसान को डिप्रेशन वाले जो सिम्टम्स हैं उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट पता नहीं चलता। इंसान सुसाइडल है, उसे होपलेस हो गया है इंसान की, मुझे कुछ दवाई 2-3 महीने से कुछ काम नहीं कर रहा, तो उस केस में उसे ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन बोला जाता है। जो ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन है, तो उसे कंसिडर करने से पहले और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि डॉक्टर बोल रहे हैं आप 25 मिलीग्राम का मेडिसिन खाइए, पर पेशेंट क्या कर रहा है, 12.5 का मेडिसिन खा रहा है। तो मेडिसिन कॉम्प्लायंस भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर आपको बोले हैं कि रेगुलर खाइए, कुछ लोग होते हैं अल्टरनेट डे मेडिसिन खाएंगे। अगर आपको बोला गया है आप लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, आपको एक्सरसाइज करने के लिए बोला गया है, बिहेवियरल एक्टिवेशन के लिए बोला गया है, पर आप उसे नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि ट्रीटमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। तो ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन टैग होने से पहले ये सब चीज़ों का रूल आउट करना भी बहुत ज़रूरी रहता है। और कुछ केसेस में ये देखा गया है, जो ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन होते हैं, बहुत केसेस में ये बाइपोलर डिप्रेशन होते हैं। बहुत टाइम बाइपोलर डिप्रेशन डायग्नोसिस होना मुश्किल रहता है, क्योंकि जो बाइपोलर के जो दूसरे सिम्टम्स हैं, मानिया या हाइपोमेनिया है, यूजुअली मिस होते हैं हिस्ट्री में, जो फैमिली मेंबर्स वो बता नहीं पाते। बाइपोलर डिप्रेशन और यूनिपोलर डिप्रेशन का ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से होता है। जो बाइपोलर डिप्रेशन होता है, जो कन्वेंशनल एंटी डिप्रेसेंट है, जैसे कि सटालिन है, सिटालोप्राम है, डेसवेल्नाफेक्सिन है, उसमें उतना इफेक्टिव नहीं होता है। यूनिपोलर डिप्रेशन इफेक्टिव होता है एंटी डिप्रेसेंट में, बट बाइपोलर डिप्रेशन में एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन उतने इफेक्टिव नहीं होते। तो प्रॉपर हिस्ट्री के साथ बाइपोलर डिप्रेशन को भी रूल आउट करना जरूरी रहता है ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन में। अगर डायग्नोसिस हो गया है ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन, तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं ट्रीटमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। एक मेथड होता है अगमेंटेशन बोला जाता है। अगमेंटेशन में बाकी जो ग्रुप के, अलग अलग ग्रुप के मेडिसिन ऐड किए जाते हैं। जो डिप्रेशन के मेडिसिन चल रहे हैं उसके अलावा बाकी ग्रुप के मेडिसिन ऐड किए जाएंगे। जैसे कि एक मेडिसिन होता है एरिपिप्राजोल, वो ऐड किए जाते हैं कुछ केसेस में, लिथियम ऐड किया जाता है, और एक मेडिसिन होता है ओलांजेपिन फ्लोक्सेटिन कॉम्बिनेशन, उसे ऐड किया जाता है। क्यूटियापिन ऐड कर सकते हैं, बिप्रोपियन ऐड किया जाता है, मिटाजपिन ऐड किया जाता है। कुछ केसेस में जो थायराइड हार्मोन होता है T3, वो भी ऐड किया जाता है। लामोट्रिजिन कुछ कुछ केसेस में ऐड किए जाते हैं। कुछ केसेस में इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन से अगर इंसान बहुत परेशान है, होपलेस हो चुका है, तो बहुत लोग सुसाइडल हो जाते हैं, सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, जीने की इच्छा नहीं रखते। तो उस केसेस में जो साइकेट्रिस्ट अप्रोच रहता है, बहुत अलग अलग टाइप के अप्रोच होते हैं। जो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता है वो होता है ईसीटी। ईसीटी होता है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। आजकल डायरेक्ट ईसीटी नहीं दिया जाता है, वो होता है मॉडिफाइड ईसीटी। एनेस्थेसिया देके प्रॉपर जो पेनलेस होता है उस प्रोसीजर से ईसीटी दिया जाता है, शॉक थेरेपी भी बोला जाता है। और एक ऑप्शन होता है कीटामिन होता है। कीटामिन एक एनएमडी एंटागोनिस्ट ड्रग है। जो बाकी जो कन्वेंशनल एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है जो ओरली लिया जाते हैं, वो यूजुअली 2 to 3 वीक्स टाइम लेता है एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट के लिए। पर जो कीटामिन का इफेक्ट देखा गया है कि 3 से 4 घंटे, 6 घंटे में भी इफेक्ट आ जाता है। तो
एक्यूट केसेस में, इमरजेंसी केसेस में केटामिन एक इंजेक्शन एक वायबल ऑप्शन रहता है। केटामिन बहुत फॉर्म में दिया जा सकता है, जैसे कि आईएम फॉर्म में दिया, इंट्रामस्कुलर दिया जा सकता है, इंट्रावेनस दिया जा सकता है, सबक्यूटेनियस दिया जा सकता है, और एक फॉर्म होता है नेसल एस्केटामिन स्प्रे, जो कि हमारे देश में अभी तक अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। और ये सब के अलावा होता है आरटीएमएस होता है, डीबीएस होता है। ये सारे प्रोसीजर हेल्पफुल हो सकते हैं ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन में। और कुछ मेडिसिन है जैसे कि मोडाफिनिल है, और डेक्स्ट्रोमिथोरफान बिप्रोपियन कॉम्बिनेशन होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में कुछ केसेस में हो सकते हैं, प्रामिपेक्सोल होता है, कुछ केसेस में टेस्टोस्टेरोन भी दिए जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन मेडिसिन होते हैं जो कि ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन के लिए इफेक्टिव हो सकता है। मेरे इस वीडियो का मैसेज ये था कि डिप्रेशन का ट्रीटमेंट हो सकता है, ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट का डिप्रेशन भी हो सकता है। और अगर आप या फैमिली मेम्बर कोई भी इससे परेशान है तो ज़रूर ट्रीटमेंट कराएं। और जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, जैसे कि एक्सरसाइज है, सीबीटी है, बिहेवियरल थेरेपी है, वो भी बहुत ज़रूरी है न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए। और बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि कब तक दवाई खाएं, कितने दिन तक मेडिसिन कंटिन्यू करें। जो आइडियली जो होता है, अगर फर्स्ट एपिसोड डिप्रेशन हो रहा है तो 6 to 9 मंथ्स ट्रीटमेंट रेगुलर कंटिन्यूस करना बहुत ही ज़रूरी है रिलैप्स प्रिवेंशन के लिए। अगर फिर से ना आए, अगर आप चाहते हैं, तो एटलीस्ट 6 से 9 महीने तक मेडिसिन खाना जरूरी है। अगर 2 बार आया है, 2 बार डिप्रेशन हो चुका है, दूसरा एपिसोड है, तो एटलीस्ट 2 ईयर्स तक मेडिसिन कंटिन्यू करना जरूरी रहता है। और अगर बहुत बार डिप्रेशन आ चुका है, बार बार आप डिप्रेशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन होता है आपको, तो और भी लंबा मेडिसिन की ज़रूरत हो सकती है। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर दवाई खा रहे हैं तो फुल डोज में खाएं, डॉक्टर जितना बोले हैं उस हिसाब से खाएं, रेगुलर खाएं और रेगुलर फॉलोअप पे भी जाएं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो आपके जो फ्रेंड्स फैमिली उनके साथ शेयर करें और लाइक भी करें। थैंक यू।